हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोएडू हब। और इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और इसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि आप जानते हैं, जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन इन्हेलेशन में लेते हैं या इंस्पिरेशन में लेते हैं, और एक्सपिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को रिमूव करते हैं बॉडी से। तो इसमें हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज दो जगह पे पाया जाता है। और साइड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसके दो साइड्स होते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज होगा। जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, जो एयर इंस्पिरेशन के थ्रू अंदर आता है, उसमें जितने भी गैसेस होते हैं जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, वो डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। दूसरा साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कौन सा होता है? टिश्यूज़ में होता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ के पास चले जाते हैं तो टिश्यू में क्या होने लगता है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, और इसी तरह से उस पर्टिकुलर रीजन में भी गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में हम बात करते हैं, जिसके थ्रू की सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू, जैसे आप जानते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है। और सिंपल डिफ्यूज़न के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो हमें मेम्ब्रेन चाहिए होता है। मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है। और क्या चाहिए? ये किस पे डिपेंड करता है सिंपल डिफ्यूज़न? ये डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द ग्रेडियंट, और मतलब प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस। जिस पर्टिकुलर गैसेस का भी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन हो सकता है और ये हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। आइदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, किसी के भी अगर हम डिफ्यूज़न के बारे में बात करें तो डिफ्यूज़न कब होगा? मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा और कहाँ जाएगा? जहाँ पे इसका लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और क्या हो सकता है? प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है। प्रेशर किसी भी गैस का जब हम बात करते हैं तो उसका क्या डिटरमाइन करते हैं? पार्शियल प्रेशर देखते हैं। पार्शियल प्रेशर किसे बोला जाता है? ये आप बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे होपफुली। फिर भी मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिस्कशन में कर लेती हूँ। पार्शियल प्रेशर क्या बोलते हैं? किससे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं? एग्जाम्पल में ले लो, यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का इन सारे गैसेस कंटेन में से ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? PO2 या PCO2। अगर ऑक्सीजन का हुआ तो PO2 लिखेंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो PCO2 लिख रहे हैं। इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस होंगे वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। एटमॉस्फेयर में भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होगा सारे गैसेस का। उसी तरह से जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट होता है, तो एयर है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एरिया में गैसेस होंगे। तो एयर एल्वियोली में भी क्या होता है? ये गैसेस प्रेजेंट होते हैं और उनका भी पार्शियल प्रेशर कुछ होगा वहाँ पे। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब अगर एल्वियोली से ऑक्सीजन को ब्लड में जाना है तो एल्वियोली में ऑक्सीजन का अमाउंट या ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। उसी तरह से अगर ब्लड के बारे में बात करें, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तब जाके क्या करेगा? एल्वियोली में वो ट्रैवल करेगा। अगर एल्वियोली में उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया गया है जो कि आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इस टेबल में क्या शो हो रहा है? दो गैसेस के बारे में है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होता है वो दिखाया गया है। एल्वियोली में इन दोनों गैसेस का कितना पार्शियल प्रेशर है वो है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी दिया गया है, एंड टिश्यूज़ में दिया गया है। एक बार देख लेते हैं कि इनका पार्शियल प्रेशर किस तरह से वेरी करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में आपको 159 देखने को मिलेगा, एंड एल्वियोली में कितना प्रेजेंट होता है? 104। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और एल्वियोली में उसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोली में डेफिनेटली मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूज पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आपको शो हो रहा है।
उसी तरह से अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, एल्वियोली के पास आता है, और एल्वियोली में अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 104। सो 104 हाई पार्शियल प्रेशर है एज कम्पेयर टू 40। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्वियोली में जो एयर प्रेजेंट होता है या ऑक्सीजन जो एल्वियोली में प्रेजेंट होगा वो ईजिली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ सकता है। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करें तो जैसे ही ये एल्वियोली में जो ऑक्सीजन था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और अब इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना आपको देखने को मिलेगा, 95। और टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है। अगेन यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट होगा वो टिश्यू लेवल पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा डिफ्यूज़न के थ्रू। सो ये था पार्शियल प्रेशर, उसके डिफरेंस एंड किस तरह से ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर ऑर्गन से या एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है बेस्ड ऑन इट्स पार्शियल प्रेशर डिफरेंस और ग्रेडियंट। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में इसका 0.3 पार्शियल प्रेशर है और एल्वियोली में इसका 40 है। तो डेफिनेटली एल्वियोली से ये एटमॉस्फेरिक एयर में मूव कर जाएगा। उसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड में कितना है, 45 है। अगेन हाई पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे कितना है, 40 है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये एल्वियोली में चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन आ चुका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में जा चुका होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पार्शियल प्रेशर कम नजर आएगा। यहाँ पे टिश्यूज़ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो टिश्यूज़ से क्या हो जाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं, आप एक और चीज़ भी नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम एल्वियोली के बारे में बात करें और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करें तो इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है वो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 64 डिफरेंस नज़र आए। मतलब पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोली में। हमने क्या देखा था, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा या फिर जितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उतना हाई रेट में क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी उतना ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है उसका डिफरेंस या फिर इसका ग्रेडियंट जो है ये ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, कितना फास्ट ये डिफ्यूज़ हो रहा है, किसका ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का, इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो पार्शियल प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में हम एक बार बात कर लेते हैं। सो एल्वियोलर एयर में हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 था। उसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे उससे 104 यहाँ पे ऑक्सीजन का था पार्शियल प्रेशर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 40 था, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में डिफ्यूज़न होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये एल्वियोली में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पे मूव कर रहा है, पल्मोनरी वेन में। ओके, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, उसके बाद ये हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा और यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरीज आएंगे। अभी तक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। सो जैसे ही ये टिश्यू लेवल पे पहुंचेगा, टिश्यू लेवल में क्या देखा था हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बारे में अगर हम बात करें तो CO2 का यहाँ पे 45 mmHg होता है और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 40 mmHg होता है, राइट। सो इस केस में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन कहाँ पे मूव कर जाएगा, टिश्यू के अंदर मूव कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मूव कर जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ये कैपिलरी में मूव कर जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे सिस्टमिक वेन आ जाएगा जहाँ पे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। अगेन ये हार्ट के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। जैसे ही एल्वियोली के पास आ जाएंगे, अगेन वही डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डिफ्यूज़न अगेन स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। अभी तक हमने क्या देखा था, डिफ्यूज़न किस तरह से हो रहा है, एक दो पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमें ग्रेडियंट चाहिए डिफ्यूज़न के लिए। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा डिफ्यूज़न का, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्यूज़न का रेट होगा। उसी तरह से और क्या फैक्टर्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। किसी भी फ्लूइड में, अब जैसे कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ब्लड देख रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर गैस का ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा वो भी क्या हो सकता है, डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट कर सकता है। उसी तरह से जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसके थ्रू की डिफ्यूज़न हो रहा है, अगर हम एल्वियोली के बारे में बात करें तो एल्वियोली का जो मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू डिफ्यूज़न होता है। उसी तरह से अगर टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो टिश्यू के पास क्या प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। सो कैपिलरीज के पास एंडोथेलियम होता है, इस एंडोथेलियम के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। सो ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, अगर ये मेम्ब्रेन थिक हैं तो फिर थिक होंगे तो क्या होगा, डिफ्यूज़न आसानी से नहीं हो पाएगा, और अगर थिन होंगे तो फिर क्या होगा, आसानी से ये डिफ्यूज़न हो पाएगा। जैसे कि हम जब टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब होपफुली आपको याद हो, हमने ये देखा था कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम में मोस्टली क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। क्योंकि ये कैसे एपिथेलियम होते हैं, ये थिन एपिथेलियम होते हैं, इनका थिकनेस ज़्यादा नहीं होता, ये फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, ईजिली डिफ्यूज़न हो जाता है। सो ईजी डिफ्यूज़न होने के लिए क्या चाहिए, जो मेम्ब्रेन होते हैं उसका थिन होना भी बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, अभी हमने क्या देखा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में देखा था। सो जो सॉल्युबिलिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा सॉल्युबल रखता है। मतलब ब्लड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों के सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करो कि कौन सा गैस कितना सॉल्युबल है, कितना मिक्स हो रहा है एक ब्लड के अंदर, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। उसी के वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज़न का रेट होता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरी भी करता है। अब बात करते हैं एल्वियोली में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, या फिर कौन कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि एल्वियोली और ब्लड के बीच में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्वियोलर कैविटी है, या एल्वियोली यहाँ पे प्रेजेंट है। एल्वियोली में आप देख सकते हैं एक सिंगल सेल थिक लेयर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट है। ये कौन सा एपिथेलियम है, यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है, जो कि वन सेल्ड थिक है, मतलब एक ही सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका जो थिकनेस है एक सेल के बराबर है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, वन सेल्ड थिक बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक सेल ही प्रेजेंट है तो इसका थिकनेस कितना होगा, इतना ही होगा, मतलब एक सेल के इक्वल होगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दो सेल बना देती तो इसका थिकनेस कितना होता, टू सेल्ड थिक होता। उसी तरह से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किए गए हैं। सो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वियोलर वॉल में। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको ब्लड वेसल देखने को मिल रहा है। और ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे भी सिंगल सेल थिक आपको लेयर देखने को मिल रहे होंगे। और ये जो लेयर होते हैं कौन से होते हैं, एंडोथेलियम लेयर होते हैं, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में, मतलब एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में भी एक छोटा सा लेयर प्रेजेंट होता है, या फिर एक छोटा सा स्पेस होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस बोल देते हैं। सो अगर ऑक्सीजन को एल्वियोली से लेके यहाँ पे इस ब्लड कैपिलरी के अंदर आना है तो इसको कितने लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको 3 लेयर क्रॉस करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को अगर ब्लड में आना है तो इसको उसी के एल्वियोली का ही स्क्वैमस एपिथेलियम क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस और उसके बाद एंडोथेलियम को क्रॉस करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी से एल्वियोली में मूव करने के लिए कितने लेयर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तब भी ये 3 होगा, क्योंकि एंडोथेलियम क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद एल्वियोलर कैविटी में ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये थ्योरी लिखे हुए हैं कि डिफ्यूज़न का जो मेम्ब्रेन है कि ये कितने लेयर में कितने लेयर्स होते हैं। यहाँ पे थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एल्वियोली एंड कैपिलरीज में। सो ये था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज हो चुका है गैसेस का, अब हमारे पास क्या आ गया है, ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ब्लड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यूज़ में कैसे जाता है, और कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके ब्लड में जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।